हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की फाउंडेशन बनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट ही है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाता है। और इस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डॉक्टर्स और नर्सेज। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इन्हीं डॉक्टर्स और नर्सेज पे भरोसा करता है। जब हम हमारी सबसे वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं तब ये नर्सेज हमारा ख्याल रखती हैं, हमारी डाइट से लेकर हमारे इमोशनल सपोर्ट तक। और ये केयर और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब बात आती है बेबीज की। एक बच्चे की डिलीवरी टाइम से लेकर उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक एक नर्स ही उसकी सारी देखभाल करती है, उसके लिए सब कुछ करती है। पर क्या हो जब वो नर्स हु इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द बेबीज स्टार्ट्स टू हार्म देम। ऐसा ही कुछ हुआ यूके के चेस्टर हॉस्पिटल में, जहां 2015 में उस हॉस्पिटल के नियोनेटल डिपार्टमेंट में 5 से 6 बच्चों की डेथ हो गई। हर महीने एक बच्चे की डेथ होने लगी इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 to 3 डेथ्स पर ईयर। मोर्टेलिटी रेट में इतना डिफरेंस आने से उस हॉस्पिटल पर कई सवाल उठने लगे। और फिर सामने आया उस हॉस्पिटल की नर्स का एक घिनौना सच। आज की ये वीडियो उसी नर्स के बारे में है। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का केस है ल्यूसी लेडबी, द सीरियल बेबी किलर के ऊपर। ल्यूसी लेडबी का जन्म 4 जनवरी 1990 वेस्ट मिडलैंड्स यूके में हुआ था। ल्यूसी के पापा जॉन एक फर्नीचर सेल्समैन थे और ल्यूसी की मॉम एक अकाउंटेंट क्लर्क थी। ल्यूसी अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची थी। उसने अपना बचपन हेयरफोर्ड में बिताया था, जो कि एक शहर है यूके में। उसके पेरेंट्स ने उसे हर चीज दी जो उसे चाहिए थी, प्यार, अटेंशन और अच्छा एजुकेशन। उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी और वो हर साल छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। ल्यूसी का बचपन बहुत जॉयस रहा था। ल्यूसी के पेरेंट्स उसे बेहद प्यार करते थे। ल्यूसी जैसे जैसे बड़ी होती गई she felt like she is more connected to children। उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी केयर करना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसे ये रियलाइज हुआ कि वो एक नर्स बनना चाहती है, स्पेशली एक चिल्ड्रंस नर्स। ल्यूसी जब अपने टीनेज ईयर्स में थी तो उसने अपना फोकस अपने करियर और पैशन पे रखा। उसने एल्स्टोन हाई स्कूल अटेंड किया था और उसके बाद वो हेयरफोर्ड 6th फॉर्म कॉलेज चली गई। उसके पेरेंट्स ने उसके नर्स बनने के सपने को पूरी तरह सपोर्ट किया। आगे की पढ़ाई के लिए ल्यूसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर ज्वाइन की, जहां उसने अपनी नर्स की पढ़ाई शुरू की। ये एक स्टेपिंग स्टोन था ल्यूसी के ड्रीम करियर के लिए। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो चेस्टर हॉस्पिटल में ही काम करने लगी। वो वहां के नियोनेटल यूनिट में एज अ नर्स एम्प्लॉय हो गई। नियोनेटल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है न्यू बोन्स की केयर करने के लिए, वो बच्चे जो शायद प्री मैच्योर हो या उनको कोई इलनेस हो, जिनको अटेंशन की जरूरत हो। ल्यूसी अपनी जॉब को लेकर बहुत सीरियस थी। शी वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। उसने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड किए थे, जिससे उसे नियोनेटल यूनिट में सबसे बीमार बच्चों की देखभाल करने का मौका मिला। एक रिस्पॉन्सिबल नर्स होने के साथ साथ शी वाज आल्सो अ नॉर्मल 20-year-old। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती, पार्टीज वगैरह करती। ल्यूसी के फ्रेंड्स के हिसाब से ल्यूसी वाज अ चीयरफुल पर्सन। वो बहुत अच्छी लड़की थी जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ल्यूसी अपने करियर के लिए इतनी पैशनेट थी, वो अपना काम इतनी सिंसियरिटी से करती थी कि जब वो कॉलेज में थी तो प्लेसमेंट के दौरान न्यूज़पेपर में उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिखा गया और उस आर्टिकल की वजह से उसे एक करियर बूस्ट भी मिला। उस आर्टिकल में लिखा था कि ल्यूसी को बच्चों को और उनकी फैमिलीज की हेल्प करना बहुत पसंद है। वो ऐसे बच्चों के लिए जिनको कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो उन बच्चों के लिए बहुत सिंपैथेटिक थी। उसने एक फंड रेजिंग कैंपेन भी शुरू की थी जिसके अंदर 3 मिलियन पाउंड्स का फंड जमा हो गया था और ये पैसे एक हॉस्पिटल में एक नया बेबी वार्ड बनाने के लिए यूज हुए। 2015 में लूसी को चेस्टर हॉस्पिटल के नियोनेटल डिपार्टमेंट के इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने का मौका मिला, जहां वो सबसे बीमार बच्चों की देखभाल करती थी। सबके मन में लूसी की एक इनोसेंट इमेज बनी हुई थी। सब उसको वैनिला बेज बुलाते थे, पर किसी को उसकी डार्क साइड के बारे में पता नहीं था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था जून 2015 तक, जब चेस्टर हॉस्पिटल के नियोनेटल यूनिट में बहुत अजीब चीजें होने लगी। सबके मन में एक ही सवाल था कि चेस्टर हॉस्पिटल में इन न्यू बोन्स की अचानक डेथ कैसे हो रही है। तो मई 2015 में उस डिपार्टमेंट की सारी नर्सिस को जो बच्चों को हैंडल करती थी, उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराया गया। यहाँ पर सब नर्सिस को सिखाया गया कि आईवी और लॉन्ग लाइन कैसे सेटअप करते हैं। यहाँ पर सब नर्सिस को ध्यान रखना होता है कि एयर बबल्स फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इस प्रोसेस को एयर एम्बोलिज्म कहते हैं और ल्यूसी जो बच्चों से इतना प्यार करती थी, वो इसी टेक्निक का यूज करती थी उन बच्चों की जान लेने के लिए। और उसका पहला अटेम्प्ट था जून 2015 में, जब एक प्रेग्नेंट लेडी उस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। शी वाज एडमिटेड अर्ली क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर का इश्यू था। वो औरत ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी जल्दी करानी पड़ी और उस औरत के ट्विंस हुए थे, बेबी ए एंड बेबी बी। हम उस औरत का या उनके बच्चों का रियल नेम यूज नहीं करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। जल्दी डिलीवरी करवाने के कारण वो दोनों बेबीज प्री मैच्योर थे, इसलिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। दोनों बच्चों को नर्सरी 1 में रखा गया।
8 जून 2015 बेबी ए, जो कि एक लड़का था, उसकी ब्रीदिंग चालू हो गई थी और वो डेवलपमेंट के साइंस भी दिखा रहा था। पर उसी दिन शाम को 8 बजे ल्यूसी की शिफ्ट स्टार्ट हुई। जब किसी का ध्यान नहीं था तो उसने उस बेबी की ग्लूकोज ड्रिप के साथ छेड़खानी की और एग्जैक्टली एट 8:20 PM पर उस बच्चे को सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे कि वो उस बच्चे को बचा लें, बट इट वाज टू लेट। वो बच्चा पूरी तरह से पेल हो गया था, उसके स्किन पर ब्लोचेस फॉर्म हो गए थे एंड इवेंचुअली ही डाइड। उस बच्चे के पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये उनके साथ क्यों हुआ। उस यूनिट के डॉक्टर एंड नर्सेज भी उस इंसिडेंट से बहुत शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ और उन्हें ये नहीं पता था कि इस इंसिडेंट के अगले दिन उन्हें एक और शॉक लगने वाला था। 9 जून 2015 अगले दिन ल्यूसी की शिफ्ट वापस नर्सरी 1 में ही थी और वहां पे थी बेबी बी, जो कि एक लड़की थी। वो बेबी ए की ट्विन सिस्टर थी और जन्म से ही इस बच्ची को बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थे। अपने एक बच्चे को खो देने के बाद वो पेरेंट्स पूरा टाइम अपनी बच्ची के साथ ही थे। अपेरेंटली लूसी ने उन्हें कन्विंस किया था कि वो जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। सुबह 5 बजे लूसी नर्सरी 1 के अंदर गई और कुछ देर बाद उस बच्ची की ब्रीदिंग भी बंद होने लग गई, एग्जैक्टली जैसे उसके भाई की हुई थी। डॉक्टर्स को बुलाया गया और सब बहुत स्ट्रेस थे कि ऐसा क्या हुआ कि इस बच्ची को प्रॉब्लम्स होने लगी। डॉक्टर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद उस बच्ची की ब्रीदिंग कम होती गई और लगातार 10 से 15 मिनट के CPR के बाद उसकी कंडीशन फाइनली स्टेबल हुई। फॉर्चुनेटली ये बच्ची बच गई और इस इंसिडेंट के बाद इसके भाई बेबी ए का पोस्टमार्टम किया गया और कोई ठोस एविडेंस ना मिलने की वजह से डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मदर के ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से बेबी ए की डेथ हो गई। जब वो पेरेंट्स अपने बेटे की मौत पे ग्रीव कर रहे थे तो ल्यूसी उन्हें कार्ड्स भेजती और उन्हें फेसबुक पर जाकर स्टॉक करती कि वो अपने ग्रीविंग पीरियड में क्या कर रहे हैं। दिस इज रियली सिक। ल्यूसी ने ही उनके बच्चे की जान ली थी और अब वो उनके कॉन्टेक्ट में है, उनसे बात कर रही है। आई डोंट नो ये करके उसे किसी तरह का कोई प्लेजर मिल रहा है या फिर उसे सच में अपने किए पर अफसोस है। आई डोंट नो, पर बार बार उनसे बात करने की वजह से लूसी पर भी उस चीज का काफी इफेक्ट हो रहा था। तो 13 जून 2015 को उसे इंटेंसिव यूनिट केयर से बाहर काम करने की एडवाइस दी गई। लूसी मैनेजमेंट के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 13 जून को उस हॉस्पिटल में एक और बच्चे की डिलीवरी हुई, बेबी सी। उस बच्चे की डिलीवरी भी प्रीमेच्योर थी तो उसे इंटेंसिव केयर में डाल दिया गया। प्रीमेच्योर होने की वजह से उस बेबी का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि दिस वाज द स्मॉलेस्ट बेबी दे हैड एवर डिलीवर्ड और उसके साथ साथ उस बेबी को न्यूमोनिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी थी। उस दिन इस बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी नर्स लूसी को नहीं दी गई थी, पर फिर भी वो अपनी नर्सरी 3 को छोड़कर नर्सरी 1 में आई इस बच्चे के पास। वो बस एक मौके का इंतजार कर रही थी और उसे वो मौका मिला जब नर्सरी 1 की नर्सेज बाहर चली गई कुछ काम के लिए। उन नर्सेज के बाहर जाते ही लूसी ने वापस अपनी चाल चली और उस बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में एयर बबल्स इंजेक्ट कर दिए जिससे उसकी ब्रीदिंग कम हो गई। डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया, वो उस बच्चे को CPR देते रहे एंड थैंकफुली करीब 5 घंटे की मेहनत के बाद उस बच्चे की जान बच गई। और ये 5 घंटे जब वो डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लूसी उस बच्चे के पास ही खड़ी थी। अभी भी वो कोई मौका ढूंढ रही थी उस बच्चे को मारने का एंड अनफॉर्चुनेटली उसका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे उस बच्चे को डेड प्रोनाउंस कर दिया गया। अभी तक लूसी ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बच्चे अभी इस दुनिया में आए हैं, इन्होंने लूसी का क्या बिगाड़ा है? लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिक साइकोपैथ डज समथिंग लाइक दिस? ये 2 जाने लेने के बाद भी लूसी का रुकने का कोई प्लान नहीं था। 21 जून 2015 बेबी डी को नर्सरी में रखा गया था। ये वाला बच्चा प्रीमेच्योर नहीं था। इनफैक्ट इस पूरे केस में ये एक लौता बच्चा था जो प्रीमेच्योर नहीं था। उस बच्चे को अपनी मॉम की वजह से कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसे नर्सरी 1 में रखा गया था। उस दिन लूसी को इवनिंग शिफ्ट दी गई थी और वो ज्यादातर रात की शिफ्ट ही लेती ताकि वो अपने घिनौने कामों को अंजाम दे सके, क्योंकि रात को हॉस्पिटल में बहुत कम लोग होते हैं। 21 जून को भी लूसी नर्सरी 1 में ही काम कर रही थी जब उसने नोटिस किया कि उसकी एक कलीग बेबी डी को संभाल रही है। लूसी थोड़ी देर वेट करती है, अपने मौके का इंतजार करती है और सही टाइम आते ही वो उस बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में बबल्स इंजेक्ट कर देती है और ये ऑफुल चीज करके वो जल्दी से अपने डेजिग्नेटेड बेबी की क्रेडल के पास चली गई। और फिर वही चीज, डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं पर वो उस बच्चे को बचा नहीं पाते। सुबह 4:30 बजे उस बच्चे को डेड प्रोनाउंस कर दिया जाता है। पहले के जो 3 बेबीज थे, बेबी ए, बी और सी, उसमें मुझे लूसी के मर्डर्स में एक पैटर्न नजर आ रहा था। वो तीनों बेबीज ही प्रीमेच्योर थे और काफी सीरियस सिचुएशन में थे। अब आई डोंट नो एक सीरियल किलर का माइंड कैसे वर्क करता है, पर मुझे लगा कि वो प्रीमेच्योर बेबीज की जान लेती है फॉर सम सिक रीजन जो उसको पता है। पर इस वाले मर्डर में उसने वो पैटर्न तोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। एनीवेज, पर इसमें हम ये पैटर्न जरूर नोटिस कर सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में बच्चे अनयूजुअल रेट पे मर रहे हैं और वजह ब्रीदिंग पैटर्न्स ही है। पर अनफॉर्चुनेटली उस हॉस्पिटल के किसी भी एम्प्लॉय ने ये पैटर्न नोटिस नहीं किया। इतने बच्चों की जान लेने के बाद भी लूसी पकड़ी नहीं गई थी तो उसे अब और बढ़ावा मिल गया था। हॉस्पिटल में 3 हफ्तों में 3 बच्चों की डेथ हो गई थी और किसी ने भी लूसी पर शक नहीं किया। इनफैक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई।
हुई। अब हॉस्पिटल के सब एम्प्लॉइज इसके बारे में बात करने लगे तो लूसी को लगा कि उसे एक बार इस सिचुएशन को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। लूसी ने अपना अगला शिकार किया अगस्त 2015 में बेबी डी की डेथ के 6 हफ्ते बाद, और इस बार बारी थी दोबारा ट्विंस की, बेबी ई एंड बेबी एफ, और वो दोनों ही 11 हफ्ते पहले प्रीमेच्योरली पैदा हुए थे। वो दोनों बच्चे ही वीक थे, इसलिए उनको नर्सरी 1 में रखा गया। अब तो नर्सरी 1 बोलते हुए भी लाइक नर्सरी वाली फील नहीं आ रही, इट सीम्स लाइक अ सिक टॉर्चर एंड डेथ हॉल। 3 अगस्त 2015 को लूसी को डेजिग्नेट किया गया इन दोनों ट्विंस को संभालने के लिए। उन ट्विंस के जो पेरेंट्स थे वो लूसी की प्रेजेंस से थोड़ा अनकंफर्टेबल थे। उनके हिसाब से लूसी हमेशा उनके बच्चों के आसपास घूमती रहती थी और वो उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देखती थी। तो उन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के पास ही थे, पर कुछ समय बाद वो नीचे खाना खाने गए। पर जब वो लौट के आ रहे थे तो उन्हें अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाजें सुनी, तो वो भागते भागते अपने बच्चे के पास आए। और जब वो उस नर्सरी में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उनका बच्चा जो थोड़ी देर पहले सही सलामत था, उसके मुंह से अब खून निकल रहा था। लूसी ने उन ट्विंस में से एक बच्चे के साथ वही किया जो उसने उन पहले वाले बेबीज के साथ किया था। वापस से डॉक्टर्स आके ट्राई करते हैं कि वो उस बच्चे को बचा सके, पर अल्टीमेटली नहीं बचा पाए। और हद तो तब हो गई जब उस बच्चे की डेथ के बाद लूसी को उस बच्चे को आखिरी बार नहलाने के लिए बोला गया, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स गहरे शौक में थे। तो लूसी ने उस बच्चे के फुटप्रिंट्स एंड हैंडप्रिंट्स लिए और उस बच्चे का एक बाल उनके पेरेंट्स को दिया एज अ मेमोरी। इट्स एक्चुअली नट्स कि पहले तो वो उन बच्चों की जान लेती है, उसके बाद शी गोज एन एक्स्ट्रा स्टेप टू एक्ट नाइस विद द पेरेंट्स। इट्स क्रेजी। लूसी इस मर्डर के बाद रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि इस बेबी का ट्विन बेबी एफ अभी जिंदा था। लूसी 4 अगस्त 2015 को अपनी शिफ्ट के लिए आती है, तब बेबी एफ उस नर्सरी में ही होता है। उस बच्चे का प्रीमेच्योर होने की वजह से उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, इसीलिए एक नर्स उसकी ड्रिप सेट कर रही थी और लूसी ने अपनी नजरें उस बच्चे पर गड़ाई हुई थी। लूसी के पेरेंट्स डेवास्टेटेड थे। वो एक बच्चे को खो के अपने दूसरे बच्चे को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे, पर उन्हें इस बात का नहीं पता था कि उनके बच्चे की देखभाल करने वाली नर्स ही उसकी कातिल होगी। लूसी को जैसे ही अपना मौका मिला वो चाइल्ड एफ उस बच्चे के पास गई और उसकी ड्रिप निकाल दी। कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और उसका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह एक्सेस डोज ऑफ इंसुलिन इन बॉडी बताया। इन केसेस की एक बात बहुत अजीब है कि यहाँ पे जो सीरियल किलर है वो एक पैटर्न पे है, पर फिर भी उस पैटर्न को कोई नोटिस ही नहीं कर पा रहा। अब इस केस में आता है बेबी जी, इस केस का 7वां बच्चा जिसे लूसी मारने की कोशिश करेगी, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बच्ची का जन्म मई 2015 में हुआ था। वो इस केस की सबसे प्रीमेच्योर बच्ची थी, वो बहुत सेंसिटिव थी। शी नीडेड द अटमोस्ट केयर। इस बच्चे की मॉम को बहुत सारे प्रेगनेंसी इश्यूज थे, इसीलिए वो इस हॉस्पिटल में 26 हफ्ते पहले से एडमिटेड थी। और एक दिन जब वो उस हॉस्पिटल के वॉशरूम में गई तब उसकी डिलीवरी उस वॉशरूम में ही हो गई। वो बच्ची बहुत सेंसिटिव थी, उसको एक कैरी बैग में डाल के नर्सरी तक लाया गया। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बच्ची की डेथ भी सेम रीजंस की वजह से ही हुई। इसकी बॉडी पर पर्पल ब्लोचेस थे एंड शी लुक्ड वेरी पेल। हॉस्पिटल में 6 महीने के अंदर लगभग 7 बच्चों की मौत हो चुकी थी, और अब हॉस्पिटल में सबको पता था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2016 के एंड तक लूसी ने लगभग 10 बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी, जिनमें से कुछ बच्चे बच पाए और कुछ बच्चों की मौत हो गई। जो सीनियर मैनेजमेंट थी उनको थोड़ा बहुत शक था लूसी पर वो पुलिस को इन्वॉल्व करके हॉस्पिटल की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लूसी को एक डेस्क जॉब दे दी ताकि वो नर्सरी 1 से बाहर रहे। पर फिर भी लूसी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती थी, और जब हॉस्पिटल में फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनको एयर एम्बोलिज्म, फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा ऐसे एविडेंस से पता चला कि इन मर्डर्स के पीछे लूसी का हाथ है, और इसीलिए ना चाहते हुए भी सीनियर मैनेजमेंट को पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। पहली बार लूसी लेडबी को 4 जुलाई 2018 में अरेस्ट किया गया, और इन्वेस्टिगेशन के टाइम जब हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो लूसी के झूठ से पर्दा उठ गया, और जब पुलिस ने लूसी के घर जाके तलाशी ली तो उन्हें वहां बहुत डिस्टर्बिंग चीजें मिली। पहली चीज जो इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस की, जो लूसी का रूम था वो 30 साल की एक औरत का होने के बजाय एक टीनेजर का रूम लग रहा था। उसकी घर की दीवारों पे बहुत सारे स्टिकी नोट्स चिपके हुए थे, और उनपे जो लिखा हुआ था वो बहुत डिस्टर्बिंग था। एक नोट पे उसने लिखा हुआ था, आई नो आई डिड इट एंड इट्स वेरी इनह्यूमन। आई डिड दिस, आई डोंट डिजर्व, I killed them on purpose because I'm not good enough to care for them. I'm a terrible person. There are no words. myself. उसने कई बार kill myself के अराउंड सर्कल्स बनाए हुए थे, और एक और नोट में उसने एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, वो भी ऐसे मानो जैसे उसे उस डॉक्टर से प्यार हो। लूसी ने अपने नोट्स में एक डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में ही काम करता था एज ए नियोनेटल इमरजेंसी डॉक्टर, उनका नाम लिख रखा था बार बार। स्पेकुलेशंस की माने तो लूसी को वो डॉक्टर बहुत अच्छा लगता था, और उससे मिलने वाली थोड़ी सी अटेंशन के लिए वो उन बच्चों को मारती थी, क्योंकि जब भी कोई बच्चे की सिचुएशन क्रिटिकल होती थी तब वही डॉक्टर उन्हें ट्रीट करने आता था। हैरानी की बात तो ये
है कि वो डॉक्टर मैरिड था, उसके अपने बच्चे थे और फिर भी उस डॉक्टर से मिलने वाली थोड़ी सी अटेंशन के लिए ल्यूसी पागल थी। ल्यूसी वो सेल्फ अवेयर, वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की बातों से ये साबित होता है कि ल्यूसी वो सफरिंग फ्रॉम अ टेरिबल गॉड कॉम्प्लेक्स। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो इन बच्चों का ख्याल रख सकती है तो वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि कौन से बच्चे को जीने का हक है और कौन से बच्चे को नहीं। ल्यूसी को अरेस्ट करके उसे इन्वेस्टिगेट किया गया, पर अनफॉर्चुनेटली उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से उसे रिलीज कर दिया गया। They told me there was going to be a lot more deaths, and I've been linked to sort of those there, a lot of them. Did you have any concerns that there was a rise in the mortality rate? Yes. Okay, so tell me about that. What concerns did you have? I think we don't just notice as a teenager, there's this time that this was as compared to previous years. इतने बच्चों का मर्डर करने के बावजूद ल्यूसी खुलेआम घूम रही थी। इट वॉज डिप्रेसिंग, इट वॉज इन्फ्यूरिएटिंग, बट एज दे से देयर इज अ रे ऑफ लाइट आफ्टर एवरी डार्क टनल। ल्यूसी को वापस अरेस्ट कर लिया गया नवंबर 2020 में, लगभग 2 साल बाद, और उस पर काफी सारे चार्जेस लगाए गए और उसका ट्रायल शुरू हुआ कोर्ट में। इट वॉज समथिंग अबाउट दिस केस। अरेस्ट के 2 साल बाद अक्टूबर 2022 में इस केस की पहली सुनवाई हुई और लगभग 4 साल ये केस कोर्ट में चलता रहा। तो उसके पहले मर्डर से 10 साल बाद उसको गिल्टी प्रूफ किया गया। ये केस यूके का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ट्रायल बन गया। ल्यूसी पर 7 मर्डर चार्जेस और 15 अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगाए गए। इन टोटल 22 चार्जेस। जजेस और ज्यूरी बहुत तेजी से सारे एविडेंसेस को रिव्यू कर रहे थे। 17 विक्टिम्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उनके डेथ टाइम और रीजंस को डिटेल में स्टडी किया गया और 21 अगस्त 2023 मंडे को ज्यूरी ने फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाया। ल्यूसी को 14 लाइफ सेंटेंसेस मिले एंड दिस गेव रिलीफ टू ऑल द विक्टिम्स एंड देयर फैमिली। ल्यूसी को जल्दी ही पकड़ा जा सकता था अगर एक इन्वेस्टिगेशन टीम पहले ही बुलाई जाती, अगर हॉस्पिटल की सीनियर मैनेजमेंट उसकी हरकतों पर ध्यान देते। आई मीन उन्हें उस पर शक तो था, इसलिए वो बार बार उसकी पोस्ट चेंज कर रहे थे उसे नर्सरी 1 से बाहर रखने के लिए। अगर वो पहले ही एक्शन ले लेते तो कुछ मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। काफी साइकोलॉजिस्ट का ये भी कहना था कि ल्यूसी वो सफरिंग फ्रॉम मंचहाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, जिसमें एक इंसान किसी को हर्ट करता है या प्रिटेंड करता है कि वो हर्ट है ताकि उसके जरिए उन्हें अटेंशन मिल सके। इस सिंड्रोम की ज्यादातर शिकार मॉम्स होती हैं जो प्रिटेंड करती हैं कि उनके बच्चे बीमार हैं ताकि उनके बच्चों के जरिए उन्हें अटेंशन और सिंपैथी मिल सके। पर ये सब तो बस थ्योरीज थी। एंड तक भी कोई एग्जैक्टली ये बता नहीं पाया कि ल्यूसी ने ये मर्डर्स क्यों किए। और ये था केस एक ऐसी लड़की का जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक ओवर अचीवर से एक ब्रूटल सीरियल किलर बनी। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।